बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस द डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ इस्लामिक स्टडीज। यानी इस्लामिक स्टडीज जब हम स्टार्ट करते हैं कि बहसियत सब्जेक्ट इसको हम किस तरह से समझते हैं, यानी इसको डिफाइन कैसे करें, इसकी तौज़ीह कैसे बयान करें, इसकी तारीफ कैसे करें, और इसका स्कोप यानी जो दायरा कार है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो है कौन कौन सी स्टडीज़ होती है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देख लेते हैं। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज वील एक्चुअली सी डिफरेंट जो इसके नज़रियात हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इसको डिफ़ाइन किया जाता है। आम तौर पर इसके दो बुनियादी जो है तरीके हैं देखने के कि इस्लामिक स्टडीज़ को हम किस तरह से देखते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट विल एक्चुअली उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। सो इस्लामिक स्टडीज कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। दो तरीकों से, जैसा मैंने आपको बताया, दो तरीकों से इसको डिफाइन यानी इसकी तौज़ीह, इसकी तारीफ बयान की जा सकती है दो मुख्तलिफ जावियों से। द इस्लामिक वे एंड द ओरिएंटल वे। एक इस्लामी तरीका, हम इस्लामी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि इस्लामिक स्टडीज का क्या मतलब है। दूसरा है जो मुस्तशरिकीन है, ओरिएंटलिस्ट्स जो है, ओरिएंटलिस्ट्स हम उनको कहते हैं जो यूरोप के मुख्तलिफ जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने मशरिक के बारे में लिखा है, उनको हम ओरिएंटलिस्ट्स कहते हैं। और उनके व्यूज को हम ओरिएंटल व्यू कहते हैं। यानी वो मशरिक यानी मगरिब के लोग, यूरोप के लोग मशरिक के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, तो अगर हम उस बाबत उन स्कॉलर्स की बात करेंगे तो उनको हम ओरिएंटलिस्ट्स कहते हैं। तो ये ओरिएंटल व्यू का मतलब है, यानी मुस्तशरिकीन का क्या इसके बारे में कहना है, मगरिबी लोग जो मगरिबी स्कॉलर हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो फर्स्ट हम इसको देखेंगे इस्लामिक नुक्ते निगाह से। द इस्लामिक वे, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज कैन बी डिफाइंड एज द इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज। जब हम इस्लामी इस्तिलाह में इसको देखते हैं तो ये है असल में कि इसकी जो इस्लाम की जो असल में हम तालीमात है उनको हम आम करें तालीमी पैमाने पर, और हर तालीम को इससे मुतासिर करें, जिसको हम इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं। यानी सारी की सारी जितनी भी इल्मो हिकमत के जितने भी हम फील्ड्स देखते हैं, उनको हम इस्लामी रंग से, इस्लामी नजर से पढ़ें, तो इसको हम इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। एंड ओरिजिनली रिसर्च्ड ऑन एकेडमिक स्केल, और ये आम तौर पर इसको हम करते हैं एकेडमिक स्केल यानी तालीमी पैमाने के मुताबिक। ये नहीं कि हम किस तरह से मतलब हम अपना एक उसूल बनाए, नहीं। जिस तरह से दुनिया में तालीमी पैमाने होते हैं, तरीक़ाकार होते हैं तालीम के, उसी अंदाज से हम इस्लामी दुनिया में भी इसको पढ़ते हैं। और उसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि जो हमारे मदरसे हैं उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ थियोलॉजिकल थॉट, और इसमें सारी थियोलॉजी आती है, यानी थियोलॉजी दीनियात जिसको हम कहते हैं, इल्म दीनियात। और इसके अलावा सच एज जो जो दीनियात में सबसे अहम जो दुनिया दो बुनियादी चीजें आती है, वो कलाम है जो एक तरह का फलसफा है, और दूसरा है फिक जूरिस्प्रूडेंस यानी इस्लामी फिक यानी इस्लाम के मसाइल का, जो हमारे रोजमर्रा के मसाइल होते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हम किस तरह से क्लियर करते हैं। तो ये कलाम और फिक आम तौर पर हम मदरसों में पढ़ते हैं। और इसके अलावा एंड आल्सो assimilates the disciplines that are generally considered to be secular in the west, for example islamic science and economics। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनमें चंद सेक्युलर स्टडीज को, जो दुनियावी उमूर पर जो दुनियावी उमूर के लिहाज से जो नॉलेज है, जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी साइंसेस उनमें फ़लसफ़े के एतबार से, या इवन साइंस के एतबार से, या ह्यूमैनिटीज़ के आर्ट्स के एतबार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लामी रंग लेके जो हम पढ़ते हैं, या इस्लामी इकोनॉमिक से इस्लामी इक़्तिसादियात हम पढ़ते हैं, इस्लामी सियासत हम पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें जब हम इनको इस्लामी नुक्ते निगाह से पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगहों पर मदरसों में इस अमल को भी किया जाता है। ये सेक्युलर साइंसेस भी पढ़ाए जाते हैं, वो भी इस्लामिक स्टडीज के नाम पर ही पढ़े जाते हैं। हालांकि यूरोप में इस्लामिक साइंसेस को या इस्लामिक इकोनॉमिक्स को बिल्कुल सेक्युलर स्टडीज की तरह समझा जाता है। देन कम्स नंबर टू, यानी ओरिएंटल वे क्या है, मुस्तशरिकीन इसके बारे में क्या कहते हैं, यानी जो वेस्ट है उनका क्या व्यू है जब हम इस्लामिक स्टडीज को पढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटल कॉन्सेप्ट, इस्लामिक स्टडीज रेफर्स टू द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ इस्लाम
ہسٹوریکل اسٹڈی آف اسلام، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اورینٹل ویو جو ہمارا ہے، اورینٹل کانسیپٹ جو ہمارا ہے، اسلامی نقطہ نگاہ تو ایک ہے، اب مستشرقین جو یورپ والے ہیں وہ اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک حساب سے تاریخی تجزیہ کرتے ہیں اسلام کا، وہ تاریخی اعتبار سے اسلام کو پڑھتے ہیں، مسلم کلچر کو پڑھتے ہیں، یعنی اسلامی تہذیب تمدن کو پڑھتے ہیں، مسلم ہسٹری کو پڑھتے ہیں، یا اسلامک فلسفی کو پڑھتے ہیں، وہ ان تجزیات پر مبنی اسٹڈی کو اسلامک اسٹڈیز اصل میں کہتے ہیں، یعنی اس میں اسلام کی ہسٹری کو، اسلام کے کلچر کو، اسلام کے فلسفے کو وہ اسلامیات کہتے ہیں. The diversity of discipline shows it is comparative exchanges of the ideas since past to present. اور جو ان کے ہاں جو مختلف طریقوں کا جو مختلف جو مضامین کا تنوع جو ہے، یعنی جو مضامین مختلف قسم کے اقسام کے جو مضامین وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں، ان میں پرانے سے لے کے آج تک جتنے بھی آئیڈیاز ڈیولپ ہوئے ہیں، جو بھی نئی چیزیں وجود میں آئی ہے، جو مشرق سے مغرب کی طرف آئی، مغرب سے مشرق کی طرف گئی، اسلام سے مختلف مذاہب کی طرف جو خیالات گئے، یا مختلف مذاہب سے جو اسلام کی طرف جو خیالات آئے، اور وہ اس میں جو زمانے کے اعتبار سے ماضی اور حال بھی، وہ ساری چیزیں جو اس دوران اس پورے زمانے میں گزری، ان سب کو یہ کیٹر کرتا ہے جب ہم یورپ میں اسلامک اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں. So Orientalists have also produced the material that is read by Muslims. اور اتنا زیادہ انہوں نے اس پر کام کیا ہے اورینٹلسٹس نے، کہ آج کل مسلمانوں کے مدرسوں میں بھی بہت ساری کتابیں جو ہے جو اورینٹلسٹس نے اصل میں لکھی ہے اسلام کے بارے میں، ان کو آج پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم جب ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا زاویہ ہے، ایک اپنا اینگل ہے، ایک اپنا طریقہ ہے اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنے اور پڑھانے کا. سو from the above two definitions, Islamic studies therefore is an integrated multidisciplinary academic approach. اب اگر ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں گے، یعنی ہم اسلامک اپروچ کو بھی دیکھیں گے اور ہم اورینٹلسٹک اپروچ کو بھی دیکھیں گے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ملٹی ڈسپلنری ہے، یعنی کثیر المضامینی ایک سبجیکٹ ہے. اس میں ایک دو مضمون نہیں ہے، یا یہ ایک مضمون پر مبنی نہیں ہے سبجیکٹ، بلکہ آپ خود آپ نے چونکہ ہمارا یہ ریویژن چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہم لائف ہسٹری بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، اس میں ہم عرب کی تاریخ کو بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہم فقہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہم علم الکلام بھی پڑھتے ہیں، اس میں مختلف جو تھیولوجیکل ڈسکشنز ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو یعنی یہ ملٹی ڈسپلنری ہے اور انٹیگریٹڈ ہے، یہ آپس میں ضم شدہ ہے، یعنی مختلف سبجیکٹ اس میں ضم ہو کے پڑھائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. اور کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ تھرو اکیڈمک اپروچ، تعلیمی نقطۂ نگاہ کے حساب سے، یعنی جس طرح سے عام جو آپ دیکھتے ہیں جیسے پولیٹیکل سائنس آپ پڑھتے ہیں، ایک اس کا ایک طریقہ ہے، تعلیمی طریقہ ہے، اسی طرح سے اس کو بھی پڑھا جاتا ہے. That aims at the study of revealed source of knowledge rather to be considered as primary sources. اور یہ اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ریویلڈ نالج جو اسلامی اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے الہی تعلیمات ہے، جس میں دونوں چیزیں شامل ہے، دونوں بیسک سورسز شامل ہیں، جس کو ہم قرآن اور سنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت جس کو ہم کہتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہم اسی اعتبار سے، اسی زاویے سے پڑھتے ہیں، تعلیمی زاویے سے پڑھتے ہیں. So it also includes the discourse of rich heritage of Islamic civilization and encompasses the spiritual, intellectual, scientific and social aspects of Islam. اس کے علاوہ اس میں اور بھی مختلف چیزوں پر بحثیں ہوتی ہے، بہت ساری ڈسکورسز ہوتی ہیں. مثلا اسلام کا جو ہمارا قابل فخر ورثہ جو ہمیں ملا ہے، اس پر بات ہوتی ہے، مختلف اسپیکٹس پر بات ہوتی ہے، جس میں اسپرچول اسپیکٹ، روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں، انٹلیکچوئلز جو ہمارے یہاں جو دانشور جنہوں نے مختلف جو باتیں کی ہے، مثلا امام غزالی ہے، یا ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے، ان کے مقالات، یا علامہ اقبال ہیں، ان کو بھی ہم انکلوڈ اس میں کرتے ہیں. جو انٹلیکچوئلز ہمارے پیدا ہوئے ہیں، ان کی سٹڈیز کو بھی اسلامک سٹڈیز کے اندر داخل کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے مسلم پیریڈ کے دوران، اس کو، اور سوشل ایسپیکٹ جو ڈیولپ ہوئی ہے، لیگل سسٹم جو پیدا ہوا، وہ سب کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں اسلامک سٹڈیز میں. مور اوور اٹ ہائی لائٹس دا ماڈرن ڈیولپمنٹس ان دا مسلم ورلڈ. اور اس کے علاوہ جو اب جدید دور کی ترقیاں ہو رہی ہیں، اس کو بھی اب ایک اعتبار سے اسلامک سٹڈیز کے اندر داخل کر دیا گیا ہے ایز اے اسٹڈی.
और इसके अलावा इट्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन। इसमें मुख्तलिफ जो बैनुल मज़ाहिब या तकाबुली मज़ाहिब जिसको हम कहते हैं, उनके बारे में स्टडीज़ जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मतलब मुझे जो रिसर्च मिला था इसमें कंपैरेटिव स्टडीज़ में, तो आपने शायद उस मज़हब का नाम पहली मर्तबा आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे आप में से। एक मज़हब आता है जिसको हम ज़ोरास्ट्रियनिज़्म कहते हैं, जो यमन नारा परस्त कशीर पच वनन। तो ज़रतुश्त मज़हब है, उस पर मुझे एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए जो है पीजी में एक असाइनमेंट मिला था। तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक पेपर मैंने इस पर लिखा था, जो हमारे सर ने फिर मतलब मिलेनियम कॉन्फ्रेंस में भी उसको पढ़ा था। यानी वहाँ पर हमें मौका मिलता है कि बाकी मज़ाहिब और हिंदुइज़्म पर काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टडी मैंने की, और इसके अलावा जो है सिखिज़्म या जैनिज़्म, उसमें कम से कम बुनियादी तौर पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है इन रिलिजन्स में, उसको कम से कम समझा जाता है, और जो बेसिक टीचिंग्स है इनकी, उनको समझा जाता है। तो उसको हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलिजन्स कहते हैं। और अब ऑल इसके अलावा क्या है, एथिकल, लीगल, सोशो इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन थ्योरीज प्रोपेगेटेड बाय इस्लाम। इसके अलावा जो थ्योरीज इस्लाम लेके आता है, जो वो दुनिया के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनका हल जो इस्लाम बताता है, चाहे वो इखलाकियात हो, चाहे वो मुआशियात हो, चाहे वो समाजियात हो, चाहे वो हमारा लीगल सिस्टम महकमा इंसाफ हो, या जिसमें हम कहते हैं कि जो कानून हो, इसमें, या इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, जो इंसानी हकूक के हवाले से जो बातें हो, उन सब को जो भी इस्लाम प्रोपेगेट करता है, वो सब दाखिल किया जाता है इस्लामिक स्टडीज के अंदर। तो ये इस तरह से आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि इस्लामिक स्टडीज महज कोई दीनी तालीम नहीं है, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, और इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कोर्सेज पाए जाते हैं, जिसमें एथिकल इश्यूज भी है, जिसमें लीगल इश्यूज भी है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज भी है, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी की पूरी एक, चूंकि कौम की एक जो हैसियत से जो मुसलमान है, उनके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो तो बिल्कुल, चूंकि वो भी इंसान है, और जैसे बाकी जो कौमें हैं, उनके यहाँ जो तहजीब तमद्दुन है, उनका जो वर्षा है, उसी एतबार से जब हम इस्लाम को देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर स्टडी बनती है, बहुत इंटेंस स्टडी, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड स्टडी बनती है। Now let us analyze what is its scope, इसका स्कोप। हालांकि स्कोप के बारे में हम अलग से और भी पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। स्कोप मुख्तलिफ चीजों को हम, इसका दायरा कार जो आज हम बताएंगे वो अलग है, लेकिन आज इस हवाले से हम स्कोप के बारे में बात करेंगे कि इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें, क्योंकि डेफिनेशन के हवाले से भी आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि इसमें स्टडी के हवाले से कौन कौन सी चीजें आप आगे चलकर इसमें पढ़ सकते हैं। So Islamic studies has been receiving a great impetus since 1950 क्रिश्चियन एरा। जब हम ईसवी सन की बात करते हैं तो 1950 के बाद इसको बहुत ज्यादा तरक्की मिली, और बहुत ज्यादा इसकी जो है, इसकी इसकी नशोनुमा हुई, इसकी तरफ तवज्जो की गई। और वेस्ट ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया। द वेस्ट स्टार्टेड इट एज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिसिप्लिन टू प्रूव इस्लाम एज एन इंफीरियर रिलीजन। लेकिन जहां तक उनका सवाल था, तो उन्होंने मसाइल पर मबनी इसको मजमून समझा। यानी चूंकि वो आप जानते हैं कि यूरोप जो उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, और उसमें ज्यादातर एशिया के ममालिक हैं, वो ममालिक जहां पर इस्लाम एक गालिब मजहब है, और उन्हें वहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था इस्लाम के हवाले से। लिहाजा उन्होंने एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करने की कोशिश की जिसके ज़रिए से वो उन लोगों की नफ्सियात समझे। तो उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ को एक सब्जेक्ट लेके आए वो, और ये इस्लामी मसाइल को उसको समझा जाता था, उसकी तालीम वो हासिल करते थे। किस गरज से? ताकि वो साबित करे उन इलाकों में इस्लाम को इंफीरियर, कि ये कमतर है, ये बाकी मज़ाहिब से कमतर है। ये तो लिहाजा इस एतबार से हम इसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड सब्जेक्ट, जब हम वेस्ट के एतबार से इसको, आज भी वो वहाँ पर इस्लाम को मतलब कमतर साबित करने के लिए, यानी ये कोई रिलीजन नहीं है जिसमें वेस्ट वालों को बिलीव करना चाहिए। ये उन्होंने इस तरह की एक स्टडी एक्चुअली स्टार्ट की अपने हिसाब से। So the centers of Islamic studies were introduced at Cambridge, Oxford, Leiden, so
सॉरबोन एंड बर्लिन। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर इस वक्त है। तो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में है, इनका नाम मैंने यहाँ पर जो है कलर कोडेड वो भी रखा है। तो इन यूनिवर्सिटियों में इसको बहसीत मजहब सॉरी बहसीत एक सब्जेक्ट शामिल किया गया इन ऑर्डर टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट्स विद आर्गुमेंट्स फॉर कन्वर्सेशन फॉर कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या क्या किस एतबार से उनका मकसद क्या था? उनका बुनियादी मकसद ये था कि जो सरकारी मुलाज़िमीन जो बड़े लोग होते हैं, बड़े सरकारी मुलाज़िम होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो होती है, मुख्तलिफ इलाकों में उनको अपने जो है अपने सरकारी मुलाज़िमीन को भेजा जाता था, जो बड़े-बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ होते थे, जिसको हम सिविल सर्विसेज़ कहते हैं, जिसमें डीसी या कमिश्नर रैंक के या तहसीलदार के रैंक के जो ऑफ़िसर हुआ करते थे। ये मैं उस कॉलोनियल पीरियड की बात करता हूँ, जब इम्पीरियलिज़्म दुनिया में था। तो ये इस वजह से ताकि उनके पास दलाइल हो, वो लोगों को कायल करें अपने मज़हब की तरफ, यानी क्रिश्चियनिटी की तरफ उनको बुलाएँ। क्योंकि जब वो उनको कोई सवाल पूछे इस्लाम के बारे में, तो इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए। तो इस लिहाज से उनको ये पढ़ाया जाता था, सिविल सर्वेंट्स को इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी। The main purpose of these universities was to increase the understanding of Islam, its people, culture, society and civilization. और यहाँ इनका फोकस क्या था कि वो इस्लाम को मुख्तलिफ जावियों से समझे कि इनके लोगों का जो है वो किस तरह से हम मुसलमानों को कैसे पढ़ें, उनके कल्चर को कैसे देखें, उनकी सोसाइटी, उनकी सिविलाइजेशन ये कैसे, उनकी असल में थॉट प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को बुनियादी मज़मून बनाया जाता था वहाँ पर। So in India, universities like Aligarh, Usmania and Allahabad established departments of Islamic studies in early 20th century. उसके बाद 20वीं सदी में ये इंडिया में भी इसको राइज किया गया और इसमें अलीगढ़ लीडिंग था। उसके बाद उस्मानी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी इसमें इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट जो है वो शुरू कर दिए। तो इस एतबार से मैंने इसीलिए पहले ही बताया आपको कि आज इस स्कोप की हम बात करते हैं कि ये जो हम इसमें स्टडी किस लेवल की कर सकते हैं, ये एक तरह का स्कोप। दूसरा स्कोप हम इंशाल्लाह अपनी खास वक़्त पर पढ़ेंगे। अदर्स इंक्लूडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी और उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी, हालाँकि जो एक एक तरह से हिंदू डोमिनेटेड यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। द एशिया इंक्लूडेड कायरो, ढाका, कराची, पंजाब एंड जकार्ता, मलेशिया एंड सऊदी अरबिया टू अडॉप्ट इट एज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन। और उसके बाद एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिनमें काहिरा है, जो मिस्र में है, ढाका है, जो बांग्लादेश में है, कराची पाकिस्तान, पंजाब इंडिया, जकार्ता जो इंडोनेशिया, मलेशिया का इलाका है और इसके अलावा सऊदी अरबिया, वहाँ पर भी इसको अलग से एक सब्जेक्ट था। हालाँकि वहाँ पर मदरसों में तो तालीम इस्लामी तालीमात पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इस्लामिक स्टडीज़ को अलग से एक सब्जेक्ट बना के इसको यूनिवर्सिटीज़ में कायम कर दिया गया। इन यूनिवर्सिटीज़ लाइक अलेक्जेंड्रिया, डेमास्कस, रबात एंड बगदाद, इट इज़ इंटीग्रेटेड विद इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ फैकल्टीज़ ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन। जैसे हमारे यहाँ भी ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन डिपार्टमेंट के साथ ही वाबस्ता है। जो आर्ट्स स्टूडेंट है वो वैसे तो एक सब्जेक्ट ही इसको लेते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे दिमिश्क की यूनिवर्सिटी में, रबात की यूनिवर्सिटी, बगदाद की यूनिवर्सिटी जो मिडल ईस्ट का इलाका आता है, वहाँ पर इसको ह्यूमैनिटीज़ के साथ और जो आर्ट्स फैकल्टी होती है उसके साथ इसको मिला के पढ़ाया जाता है। इन अंकारा एंड तेहरान इस्लामिक स्टडीज इनकॉर्पोरेटेड विद द यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर। और इसके अलावा तेहरान में और अंकारा में जो टर्की है, वहाँ पर इसको जो है इसको यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर लेवल पर इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो दुनिया में मशहूर तरीन जो इसकी डिग्री बनी जो मानी जाती है वो है अल जैतूना यूनिवर्सिटी इन ट्यूनीशिया। ये ट्यूनीशिया की जो अल जैतूना यूनिवर्सिटी है हैज़ अ हाई रेपुटेशन एज अ सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टडीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सबसे आला दर्जे की मानी जाती है और यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज जो पढ़ता है, तो मेरा खासकर अगर सीरत हमारे साथ ज्वाइन है तो वो इसके बारे में सोचे वो अल जैतूना जाए। सो इन कश्मीर यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 और कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसको 1988 में शामिल किया गया एज अ सब्जेक्ट एंड इज एसोसिएटेड विद डिपार्टमेंट्स ऑफ सोशल साइंसेज। और यहाँ पर इसको सोशल साइंसेज या जिसको हम आर्ट्स भी कहते हैं उसमें इसको शामिल किया गया क्योंकि वहाँ आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, उसमें लैंग्वेजेस वगैरह होती है और फाइन आर्ट्स के कुछ, लेकिन सोशल साइंस का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये सोशल साइंस जहाँ से मैंने भी पढ़ा है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। सो इट इज फंक्शंस आर टू प्रोवाइड वेरियस लेवल्स ऑफ डिग्रीज इन द फील्ड और इसमें मुख्तलिफ डिग्रीज दी जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल तक ये पहले ही था। और अब तो ये 12th में भी, चूँकि 11th 12th में भी इंट्रोड्यूस है जिसमें आप पढ़ते हैं, तो ये इस तरह से इसको जो है अब अच्छी तरह से एक सब्जेक्ट ही के तौर पर लिया जाता है। देयर आर पोस्ट ग्रेजुएट्स मास्टर्स इन फिलॉसफी एंड डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी सिंस लास्ट 31 ईयर्स। तो कम से कम 31 सालों से अब ये जारी वो सारी है
اور یہاں پر ماسٹرز ڈگریاں بھی ملتی ہے، گریجویشن بھی اس میں ملتی ہے، اور فلاسفی، ڈاکٹر آف فلاسفی جس کو ہم کہتے ہیں، پی ایچ ڈی، ایم فل وغیرہ، وہ ساری کی ساری ڈگریاں اس میں ملتی ہے. سو آئی ہوپ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو باقی سبجیکٹس کا اتنا سکوپ نہیں ہے جتنا اسلامک اسٹڈیز کا سکوپ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب ہم سکوپ کو دیکھتے ہیں تو یوزولی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل میں اس کے ذریعے سے معاش کس طرح کماؤں، وہ ایک الگ کہانی ہے. تو اس کے لیے پروفیشنل کورسز کی کرنے کی ضرورت ہے. تو if you have got any questions, any queries, so I would love to respond that. اور اب جو باقی بات ہوگی انشاءاللہ میں راستے میں آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا. اور مجھے میں اصل میں راستے میں آپ کے ساتھ کلاس کر رہا ہوں اور مجھے کہیں جانا ہے. یا تو روز پیون میں صبح ترمز ہسپتال مسز. تو اس وجہ سے آئی ایم سوری کہ میں آپ کا جو ہے میں نے زیادہ ڈسکشن نہیں کیا.